नमस्कार दोस्तों। यूएस में आई एक नई रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया अब एक आजाद देश नहीं रहा, मतलब एक कंप्लीटली फ्री कंट्री नहीं रहा। इंडिया अब पार्टली फ्री है। क्या मायने हैं इस रिपोर्ट के? क्या ये सच है या फिर एक इंटरनेशनल साजिश है इंडिया की इमेज को बदनाम करने की? आइए गहराई से जानते हैं। ये सुनकर हो सकता है आपके मन में एक बड़ा बेसिक सा सवाल आए कि भाई इंडिया को तो 1947 में आजादी मिल गई थी, अब कैसे देश आजाद नहीं? देश दोस्तों, एक कंट्री, कोई भी कंट्री बनती है लोगों से, जनता से। अगर जनता वहां पर रहने वाली आजाद है तो ही देश आजाद कहलाया जाएगा। अब यहां पर इंडिया ने जो अंग्रेजों से आजादी ली थी उसे सॉवरेनिटी कहते हैं, कि इंडियंस ही इंडिया पे रूल करें। कोई फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया पर रूल नहीं कर रही है। लेकिन हम यहां पर सॉवरेनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं। और फ्रीडम कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है कि या तो फ्रीडम मिल गया या फ्रीडम नहीं मिला। फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसे कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई लिबर्टी और इक्वालिटी की वैल्यूज ऑन ग्राउंड पर देश के नागरिकों पर कितनी प्रैक्टिकली अप्लाई करी जा रही है। क्या देश के नागरिकों के पास सही मायने में फ्रीडम है, आजादी है लाइफ के हर एस्पेक्ट में? और इसी फ्रीडम को मेजर करने का काम दुनिया भर में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं अपने अलग अलग इंडिकेटर्स के द्वारा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड एनजीओ फ्रीडम हाउस, जिसने अभी ये रीसेंट रिपोर्ट निकाली। पहले इस एनजीओ का बैकग्राउंड थोड़ा मैं आपको बताता हूं। फ्रीडम हाउस को 1941 में न्यूयॉर्क में सेटअप किया गया था अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के द्वारा, जो अलग अलग फील्ड से आते थे, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, बिजनेस। इस एनजीओ को सेटअप करने के पीछे इनिशियल पर्पस था वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के रोल को बढ़ाना और फैशिज्म के अगेंस्ट फाइट करना। इस एनजीओ के पहले ऑनररी को चेयर्स दो बड़े फेमस लोग थे। पहले यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई थी 1940 में, उसमें जो रिपब्लिकन कैंडिडेट इलेक्शन हारे थे, वेंडल विल्की, और दूसरी फर्स्ट लेडी यूएसए की, जो उस टाइम थी मिसेस रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की वाइफ। इनफैक्ट ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की पहली चेयरपर्सन भी थी। इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर ही यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्राफ्ट किया गया था। तो शुरुआत में फ्रीडम हाउस ने दो मेजर कॉजेस को उठाया यूएसए के अंडर। पहली कॉज थी रेशियल इक्वालिटी के लिए फाइट करना, क्योंकि 1940s में ब्लैक्स और व्हाइट्स को इक्वल राइट्स नहीं मिले थे। और दूसरा स्ट्रगल था मैककार्थिज्म के अगेंस्ट। आज के दिन आप जानते हैं दोस्तों कि कैसे हमारे देश में कहीं स्टूडेंट्स को तो कहीं फार्मर्स को, कभी एंटी नेशनल तो कभी अर्बन नक्सल घोषित किया जाता है। आप जानकर यह हैरान हो जाएंगे कि 1940s 50s में यूएसए में यूएस सेनेटर मैककार्थी भी कुछ ऐसा ही करने लग रहे थे। अपने ऑपोजिशन में वो लोगों को कभी कम्युनिस्ट एलिमेंट्स, कभी ट्रेटर तो कभी सोवियत यूनियन के सिंपैथाइजर करके पुकारते थे। कई लोगों को उस टाइम पर अरेस्ट किया गया सिर्फ कम्युनिस्ट होने के सस्पिशन पर, जबकि बाद में पता चला कि उनका कम्युनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसे मैककार्थिज्म कहा जाता है। और फ्रीडम हाउस ने इसी फियर मॉन्गरिंग के खिलाफ एक स्ट्रगल लीड किया। 1973 में इन्होंने अपनी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट निकालनी चालू करी, जो कि दुनिया भर में मौजूद कंट्रीज को फ्रीडम के बेसिस पर असेस करती है और स्कोर देती है। इसी 2021 की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया को एक पार्टली फ्री कंट्री कहा गया है। तो सवाल यह उठता है कि किस बेसिस पर यह रिपोर्ट अपनी जजमेंट देती है। आइए इनकी मेथडोलॉजी देखते हैं। इस रिपोर्ट में हर कंट्री को 100 में से नंबर दिए जाते हैं। एक स्कूल एग्जाम की तरह सोच लो। इस एग्जाम में दो सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल राइट्स 40 मार्क्स का, और दूसरा सब्जेक्ट है सिविल लिबर्टीज 60 मार्क्स का। पॉलिटिकल राइट्स वाले सब्जेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, कि एक डेमोक्रेसी कितनी ऑफ द पीपल बाय द पीपल है। क्या लोगों को आजादी है अपनी पॉलिटिकल पार्टी खोलने की और इलेक्शंस कंटेस्ट करने की? क्या सरकार एक फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होने देती है, या फिर ऑपोजिशन को दबाने के लिए कहीं पर मीडिया को खरीदा जाता है या फिर पॉलिटिशियंस को खरीदा जाता है? क्या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी है? क्या इलेक्शंस जो करवाई जा रही हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो रही हैं? दूसरी तरफ सिविल लिबर्टीज वाले सब्जेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बिलीफ को लेकर। ट्रेड यूनियंस, एनजीओज और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या खुली आजादी है? क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है देश में? क्या लोगों को पर्सनल ऑटोनॉमी है मैरिज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस के मामले में? इस तरह के टोटल में 25 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट्स में, और हर सवाल 4 मार्क्स का होता है। तो 25 टाइम्स 4 100 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया है। अब ये अगर एक स्कूल एग्जाम है जो हर कंट्री देती है, तो इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है और क्वेश्चन पेपर की चेकिंग कौन करता है? अगर इस एनजीओ की फंडिंग की बात करें तो 86% फंडिंग इसकी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आती है। हालांकि इस स्पेसिफिक रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए किसी गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं दी है। इनके हिसाब से इन्होंने कहा है गूगल जैसी कंपनीज ने इन्हें फंड किया है। इस रिपोर्ट का 2021 का एडिशन प्रिपेयर किया गया है बाय मोर देन 125 एनालिस्ट्स और नियरली 40 एडवाइजर्स।
अब इस क्वेश्चन पेपर में ग्रेड की बात करें, आपके स्कूल में पास या फेल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में ग्रेड होता है फ्री, पार्टली फ्री या नॉट फ्री। 3 ग्रेड्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया के ग्रेड के बारे में। तो इंडिया को पॉलिटिकल राइट्स के सब्जेक्ट में 40 में से 34 मार्क्स मिले, जो कि 85% होता है, काफी अच्छा स्कोर है। तो पॉलिटिकल राइट्स के सब्जेक्ट में इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। सिविल लिबर्टीज के सब्जेक्ट में लेकिन 60 में से सिर्फ 33 मार्क्स ही मिले, 55%। तो यहां पर परफॉर्मेंस काफी बुरी हुई है। तो इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद एक आर्ग्यूमेंट बहुत सुनने को मिला एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों की तरफ से कि ये रिपोर्ट एक इंटरनेशनल साजिश है इंडिया की इमेज बदनाम करने के लिए, हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कभी सुनना नहीं चाहिए ऐसे एनजीओस को जो इंडिया की यहां पर बदनामी करने लग रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने लॉजिकल फैलेसीज वाले वीडियो में बताया था कि किसी के कैरेक्टर को अटैक करना एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी है। जब एक डिबेट में या आर्ग्यूमेंट में कोई लॉजिकल रिप्लाई नहीं मिलता तो अक्सर लोग पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हैं या कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली कुछ लोगों ने यह आर्ग्यूमेंट उठाया था कि फ्रीडम हाउस ने इंडिया का गलत मैप दिखाया तो इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। मेरी राय में फिर से कैरेक्टर को अटैक करने वाली बात है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने एक्चुअली में ऐसा गलत मैप क्यों दिखाया इंडिया का, लेकिन एक पॉसिबल रीजन इसके पीछे यह हो सकता है क्योंकि इन्होंने इंडियन कश्मीर को अलग ग्रेडिंग दी है। जहां इंडिया का स्कोर 67 आउट ऑफ 100 है, वहीं पर इंडियन कश्मीर में इन्होंने 27 आउट ऑफ 100 का ग्रेड दिया है। तो इनकी राय में वो जो एरिया है इंडिया का, वो नॉट फ्री की कैटेगरी में आता है। फॉर्चुनेटली सरकार का रिप्लाई ये नहीं था कि ये रिपोर्ट एक साजिश है, बल्कि इन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी करी जिसमें उन्होंने सब कुछ डिनाई किया रिपोर्ट में और कहा बेसिकली कि सब चंगा सी। ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू करी है जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए। इंटरनेशनल एनजीओस को सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग स्टॉप किया गया है और इंटरनेट शटडाउन्स और सेडिशन केसेस लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल के लिए किए गए हैं। ये कुछ मेन आर्ग्यूमेंट्स थी सरकार के रिप्लाई में। तो आइए इंडिया के ग्रेड को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली किन सवालों में इंडिया को बेकार मार्क्स मिले। अब यह पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक 25 में से 25 क्वेश्चंस आपको यहां पढ़कर सुनाऊं और उनके आंसर्स दिखाऊं कि एग्जैक्टली क्या स्कोर मिला है उनमें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप सारे 25 क्वेश्चन के स्कोर्स को देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ हाईलाइट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्पेशली प्रॉब्लमैटिक एरियाज जहां पर इंडिया का स्कोर कम रहा है। तो आप खुद से देखिए और सोचकर देखिए क्या इंडिया को जो स्कोर मिला है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। पॉलिटिकल राइट्स के सब्जेक्ट में जो इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर सवाल थे कि इंडिया में इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से होती हैं, इन सारे सवालों में इंडिया को फुल मार्क्स मिले, 12 में से 12 नंबर। लेकिन एक सवाल था कि क्या हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को एथनिक, रेशियल, रिलीजियस, जेंडर बेस्ड, एलजीबीटी और जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, क्या इनके पास फुल पॉलिटिकल राइट्स हैं और इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें इंडिया को 4 में से 2 नंबर मिले। आर सेफगार्ड्स अगेंस्ट ऑफिशियल करप्शन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। करप्शन के खिलाफ जो मेजर्स उठाए गए हैं, क्या वो सख्त कदम उठाए गए हैं, इफेक्टिव कदम है वो। इसमें इंडिया को 4 में से 2 नंबर मिले, क्योंकि जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट का ऑपरेशन रहा है 2014 से, वो बहुत स्लो रहा है। उसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ 2019 में ही करी गई है। डज द गवर्नमेंट ऑपरेट विद ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। 4 में से 3 मार्क्स मिले यहां पर, क्योंकि अक्सर आरटीआईस लिखी जाती हैं सरकार को जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी चीज जो सरकार ने पास करी जो फंडिंग को छुपा देती है। साथ ही साथ 2019 में आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट्स लाई गई जो आरटीआई एक्ट को और कमजोर बना देती हैं, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो वैकेंसीज हैं वो भी सरकार टाइम पर फिलअप नहीं करती है, और मोदी सरकार में प्रधानमंत्री ने आज तक एक ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दी है। तो हैरानी की बात नहीं कि ट्रांसपेरेंसी में बेकार नंबर मिलते हैं। सिविल लिबर्टीज के सब्जेक्ट में सवाल हैं जैसे कि आर देयर फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिया को 4 में से 2 नंबर मिलते हैं यहां पर, क्योंकि 2020 में 67 से ज्यादा जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया। किसी क्रिमिनल केस में नहीं, बस इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो सिर्फ अपना जर्नलिज्म का काम कर रहे थे। इसका एक बड़ा एग्जांपल है कप्पन सिद्दीकी, जिन्हें अरेस्ट किया गया अपनी हाथरस की रिपोर्टिंग पर। Are individuals free to practice and express their religious faith or non-belief in public and private? 4 में से 2 मार्क्स मिले इसमें, और इसकी रियलिटी हम सब जानते हैं कि कितनी आजादी है यहां पर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर देश में। 2020 में कोरोना वायरस की शुरुआत में गोदी मीडिया ने और आईटी सेल ने एक नैरेटिव बिठाया था कि कैसे मुस्लिम्स और तबलीगी जमात इसके पीछे है, कोरोना जिहाद फैलाया जा रहा है, जबकि रियलिटी में कोर्ट्स ने साफ कर दिया था कि किसी एक धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इज देयर एकेडमिक फ्रीडम एंड इज द
एजुकेशनल सिस्टम फ्री फ्रॉम एक्सटेंसिव पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन, इसमें भी इंडिया को 4 में से 2 मार्क्स मिले। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, सरकार ने अपने चमचों को उनके हेड पर बिठा रखा है। जेएनयू हो चाहे कल्चरल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एफटीआईआई हो, इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में इंटरफेयर करने की कोशिश करी है। प्रेशर बनाया जाता है कि यूनिवर्सिटीज में ऐसी चीजों की डिस्कशन ना हो जिससे सरकार खुश नहीं है। आर इंडिविजुअल्स फ्री टू एक्सप्रेस देयर पर्सनल व्यूज ऑन पॉलिटिकल और अदर सेंसिटिव टॉपिक्स विदाउट फियर ऑफ सर्वेलेंस और रिट्रीब्यूशन? क्या लोगों को आजादी है अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस बोलने की बिना किसी डर के? इसमें इंडिया को मिले हैं 4 में से 3 मार्क्स। और मुझे लगता है ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। सरकार ने ना सिर्फ लोगों को फेसबुक पोस्ट लिखने तक के लिए अरेस्ट कर रखा है, बल्कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पर इनकम टैक्स की रेड पड़वाई जाती है, तो कभी ईडी की रेड पड़वाई जाती है। इज देयर फ्रीडम ऑफ असेंबली? 4 में से 2 नंबर मिलते हैं यहां पर भी। और आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को ही देख सकते हैं, जहां पर सरकार ने हाईवेज खुदा दिए थे, बैरिकेड्स लगा दिए थे, लोगों को पूरी कोशिश करी थी कि यहां पर प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठे ना हो पाए। अगला एक बहुत क्रिटिकल सवाल है, इज देयर इंडिपेंडेंट जुडिशरी? और इसमें इंडिया को फिर से 4 में से 2 नंबर मिलते हैं। डू लॉज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन? हमारे देश में जब लॉज अप्लाई किए जाते हैं, क्या वो बराबर तरीके से किए जाते हैं हर किसी के लिए? इसमें 4 में से फिर से 2 नंबर मिले हैं। और मुझे अर्नब गोस्वामी का केस याद आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया था और बेल दे दी थी। जब भी दूसरी तरफ कोई ऐसे जर्नलिस्ट जेल में जाते हैं जो इतने फेमस नहीं हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेता। डू इंडिविजुअल्स एंजॉय क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन? आज के दिन देश में एस्टिमेट किया जाता है कि 2 से 5 करोड़ लोग बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हैं देश में। चाइल्ड लेबर आज के दिन भी चलता रहता है, जहां पर बच्चों को पोटेंशियली हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता है। तो शायद यही रीजन है कि इस क्वेश्चन में भी 4 में से 2 नंबर मिले हैं। ओवरऑल स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर 2018 में 77 मार्क्स था आउट ऑफ 100, 2019 में 75 था, 2020 में 71 और इस साल ये गिरकर 67 हो गया है। तो 2018 से कंटिन्यूस डिक्लाइन होने लग रहा है इंडिया के स्कोर में। अगर आपको दोस्तों अभी भी ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट इंडिया को बदनाम करने की साजिश है, तो एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि ये इकलौता इंडिकेटर नहीं है जिसमें इंडिया की रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक डेमोक्रेसी इंडेक्स भी निकाला जाता है जो देश में दुनिया भर की कंट्रीज में डेमोक्रेसी को मेजर करता है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में इंडिया की रैंक 53rd नंबर पर थी, 2014 में इंडिया की रैंक 27th नंबर पर थी। तो जब से सरकार बदली है, एक भारी डाउनग्रेड इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी हमें देखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है अब आप समझ पा रहे होंगे कि किन एस्पेक्ट्स में ये बात कर रहे हैं फ्रीडम की, आजादी की। इस एग्जाम को टॉप किया है स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे जैसी कंट्रीज ने, जिन्हें 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद है न्यूजीलैंड 99 आउट ऑफ 100 और कनाडा 98 आउट ऑफ 100। यहां पर लोगों को इन सारे सवालों में फुल आजादी है, फुल फ्रीडम है। इंडिया के नेबर से कंपेयर करें तो पाकिस्तान का स्कोर यहां पर है 37। बहुत से लोग इसे सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो पाकिस्तान इतनी नीचे, इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल गया। लेकिन क्या हमें अपने देश को एक फेल्ड स्टेट से कंपेयर करना चाहिए या फिर एक टॉपर से कंपेयर करना चाहिए जो 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है? दूसरी तरफ चाइना का स्कोर 100 में से सिर्फ 9 है, नॉट फ्री कैटेगरी में आता है। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी रिपोर्ट हमें दिखाती है दोस्तों, इंडिया सिर्फ इकलौती कंट्री नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी डिक्लाइन करने लग रही है। यूएस का स्कोर भी नीचे जाता गया है पिछले कुछ सालों में। आपको पता ही है यूएस में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये हो रहा है। हांगकांग में, बेलारूस में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इन सारी कंट्रीज में स्कोर नीचे जा रहा है। इनफैक्ट 2021 में अगर आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर करोगे तो ज्यादा कंट्रीज नॉट फ्री की कैटेगरी में आ गई हैं, पार्टली फ्री की कैटेगरीज में आ गई हैं एज कंपेयर टू फ्री कंट्रीज। दुनिया भर में डेमोक्रेसी डिक्लाइन करने लग रही है 2005 से। और ये बात सुनकर आपको थोड़ी डिप्रेसिंग लगे, लेकिन एक चीज मत भूलिए दोस्तों, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो बहुत नई है। आज से 50-100 साल पहले कितनी कंट्रीज डेमोक्रेसीज थी? थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री हजारों सालों से डेमोक्रेसी नॉर्म नहीं रही है, डेमोक्रेसी एक एक्सेप्शन रही है। हमारी जनरेशन एक एक्सेप्शनल टाइम में पैदा हुई है जब दुनिया में बहुत सी कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं जहां पर लोगों को आजादी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। और ये हम सब के लिए एक लेसन है कि हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए इसको लेकर, हमें इससे सबक सीखना चाहिए, लेसन सीखना चाहिए यहां पर कि डेमोक्रेसीज को बचाकर रखना हमारी जनरेशन की ड्यूटी है।
और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम और आजादी जैसी चीजों को कभी फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलो कि ये तो हमेशा ही है, यहां पर हमेशा ही रहेंगे। नहीं है ऐसा। इसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सालों तक संघर्ष किया था, तब जाके ये चीजें हमें मिली थी। यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, इन सारे 25 सवालों में इंडिया को जो मार्क्स मिले, क्या वो जस्टिफाइड है? अगर नहीं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी राय में जो नंबर मिले हैं, कौन से क्वेश्चन में गलत नंबर मिले हैं और आपकी राय में कितने नंबर मिलने चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देख। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।